हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू लेक्चर नंबर 13 ऑफ योर मैथमेटिक्स क्लास। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 12 में हमने ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू किया था। हमने उसमें y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाना सीखा था। उसमें हमने डोमेन, रेंज, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड्स इसकी बात की थी। उसके अलावा हमने देखा था कि फंक्शन वन वन और मेनी वन क्या होता है। हमने ये भी बात की थी कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है। उसमें हमें पता चला था साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन और वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इज अ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को अल्जेब्रिकली कैसे चेक करते हैं और उसका ग्राफिकली क्या इंटरप्रिटेशन होता है वो भी बात किए थे। उसके साथ साथ हमने कुछ इंटरवल्स में ये भी देखा था कि कहाँ पे साइन एक्स इंक्रीजिंग है और कहाँ पे साइन एक्स डिक्रीजिंग है। एट द सेम टाइम हमने कॉस एक्स के लिए भी देखा था कहाँ पे कॉस एक्स इंक्रीजिंग है, कहाँ पे कॉस एक्स डिक्रीजिंग है। इन सब चीजों को देखने के बाद हमने साइन एक्स और कॉस एक्स को एक ही ग्राफ पे, एक ही कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ किया था, जिसमें हमने 0 से 2 पाई के इंटरवल में इंस्पेक्शन की थी कि साइन एक्स और कॉस एक्स में साइन एक्स कॉस एक्स से कौन कौन से वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए बड़ा है और कॉस एक्स साइन एक्स से कौन कौन से वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए बड़ा है। जब हमने दोनों ग्राफ पर सुपर इम्पोज किया था तो हमने देखा था कि π/4 और 3π/4 में ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब वहां पे साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों बराबर होते हैं। उस 0 से π/4 रीजन में हमने देखा था कि कॉस एक्स बड़ा है। π/4 से 5π/4 वाले रीजन में हमने देखा था कि साइन एक्स लीड करता है, बड़ा है। और फिर उसके बाद हमने देखा था कॉस एक्स 5π/4 से 2π बड़ा है। और ऐसे करके जब भी इस टाइप की चीजें पूछी जाए तो यू कैन एक्चुअली इंस्पेक्ट कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सेम चीज हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे y इज इक्वल टू tan x की, y इज इक्वल टू sec x की, y इज इक्वल टू cosec x की और y इज इक्वल टू cot x की। बट y इज इक्वल टू tan x ड्रॉ करने से पहले हम एक ग्राफ, बेसिक ग्राफ सीखेंगे। जैसा कि हमने ऑलरेडी y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू mod x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x क्यूब, y इज इक्वल टू क्यूब रूट x, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। हमने ऑलरेडी ये सारी सीखी थी। एक बेसिक ग्राफ अभी हमने नहीं देखा है, वो है y इज इक्वल टू 1/x। तो आज हम y इज इक्वल टू 1/x सबसे पहले शुरू करेंगे कि y इज इक्वल टू 1/x ग्राफ कैसा दिखता है, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी को कैसे अफेक्ट करता है। ये सारी चीजें हम इंस्पेक्ट करेंगे y इज इक्वल टू 1/x से। उससे पहले मुझे आई हैव टू मेक वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू यू पीपल, बिकॉज ऑलरेडी दिस इज द लेक्चर नंबर 13 गोइंग। इफ यू look at all the lectures which we have completed, lecture 1 to lecture 5 we completed the basics of triangle and the identity part, and from lecture 6 to lecture 11 we finished important parts of basic uh, equations and inequations of very important functions, like we covered logarithmic function, we covered exponential function, and we learned how to handle the equations and inequations of both the transcendental function. उसके साथ साथ हमने इरेशनल इक्वेशंस इनइक्वेशंस को भी सीखा, मॉड इक्वेशंस इनइक्वेशंस को भी सीखा और कुछ बेसिक ग्राफ्स को भी देखा। तो कहीं ना कहीं अब हमारे को एक अच्छी खासी लर्निंग हो गई है। एट द सेम टाइम अभी हमने असेस नहीं किया है आपको कि आपने इसमें कितनी चीज़ें ग्रास्प की, कहाँ पे कमी रह गई, कौन सी चीज़ों में आपको दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना उस चीज़ के लिए हमने आपके लिए इस वीक एक मैथ्स की टेस्ट रखी है, जो कि लेक्चर 1 से लेक्चर 11 तक के सिलेबस को कवर करेगा। लेक्चर 1 से लेक्चर 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वहां से क्वेश्चंस आएंगे, और लेक्चर 6 से लेक्चर 11 में हमने जितनी भी बात इक्वेशंस इनइक्वेशंस की है वहां से बात होगी। जो टेस्ट होने वाला है वो बहुत ही आसान टेस्ट है। आसान टेस्ट कहने का मतलब ये है कि जो आपने वीडियो लेक्चर्स में जो चीज़ पढ़ी है बिल्कुल वैसे ही सवाल आएंगे। सो 80 to 90% कॉन्टेंट जो आपके क्वेश्चन पेपर के होंगे वो डायरेक्टली वीडियो लेक्चर से सीधे लिए जाएंगे। जो लेवल ऑफ द क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने की है, बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी आएंगी। तो इसके लिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर से ही है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा सोर्स देखने की जरूरत नहीं। आप वो 11 लेक्चर्स को अच्छे से अगर आप 3 दिन में पूरा रिवाइज कर लें, रिवाइज करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप फिर से ऑनलाइन जाएं और फिर से लेक्चर देखें। अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा था तो अगर लेक्चर नोट्स अच्छे से बनाया था तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे यूज कर सकते हैं। और जहां जहां पे आप अटके उसके लिए आप वीडियो लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। जब आप 10th क्लास में थे तो आपके टेस्टिंग पैटर्न और आपके सिलेबस इंटायरली डिफरेंट होते थे। 11th में आपने देखा होगा कि आपका कोर्स काफ़ी ज़्यादा जंप किया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखनी है वो ये कि अक्सर ये पैटर्न देखा गया है कि जब बच्चे 10th से 11th में आते हैं तो सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका 10th में होता है 11th से डेफिनेटली डाउन हो जाता है। उसका रीज़न ये नहीं कि वो बेचारे
कम इंटेलिजेंट है या परफॉर्मेंस गिर गया, इट्स मोर अबाउट कि जो आप कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी मेथडोलॉजी जो लास्ट ईयर काम कर रही थी वो अब काम नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं आपको पूरी प्लानिंग बनानी होगी, आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके टाइम देना होगा। तो अगर मैं कहूँ कि अगर लेट से आप अभी 40 दिन से इतने सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, तो अभी 5-6 दिन में जो आपके 2-3 दिन 4 दिन का जो गैप मिलेगा आपको टेस्ट में, तो कैसे पढ़ना है? तो आप सबसे पहले लेक्चर्स के जितने इन्फॉर्मेशन आपको पता है, जितने रिजल्ट्स, कितने फॉर्मूले, उसको अलग करो। उसको देखो कि कितने फॉर्मूले आपको आते हैं, कितने फॉर्मूले में प्रॉब्लम है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको देखो प्रॉब्लम क्यों है। अपने मेंटोर से बात करो, अपने मैथमेटिक्स टीचर से बात करो, यू कैन कॉल मी एंड गेट योर ऑल योर डाउट्स क्लियर। उसके अलावा हमने जितने भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं उसमें कहाँ कहाँ पे आप फंस रहे हो, कौन कौन से प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, वो करके उसको जल्दी से डायग्नोस करो। इन सबको करने के बाद आपको जब 3-4 दिन मिलेगा तो इसमें आपको पूरा स्कैटर, अभी क्या है कि आप जितने भी लेक्चर्स आपके मार्च एंड लास्ट वीक से हो रहे हैं और अब तक, तो बहुत इंफॉर्मेशन स्कैटर हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब आपको सारी चीज़ों को गैदर करना है। अगर आप ऐसे देखो तो अगर आप IIT जेईई का सिलेबस देखो तो आप 730 दिन जो चीज़ पढ़ोगे उसको गैदर करके आप IIT का एग्जाम देने जाते हो। तो अभी आपका समझ लीजिए एक सिमिलर मॉडल पे छोटे सबसेट का एग्जाम है, जहां पे आप 40 दिनों में आपने जो भी चीज किया है उसका टेस्ट हो रहा है। तो 40 दिनों में आपने जो भी चीज किया है, क्या आप उसको गैदर कर पा रहे हो, क्या आप उसको परफॉर्म कर पा रहे हो? अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से करोगे तो आई एम श्योर आपको बड़े आराम से 80-90% बड़े आराम से आ जाएगा। और 80-90% आपके पहले टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। कुछ बच्चे हैं जो लेट कोर्स ज्वाइन किए हैं, कुछ बच्चे हैं जो अभी लैग कर रहे हैं। उन बच्चों को मैं ये सजेशन दूंगा कि आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन आप भी टेस्ट जरूर दो। ये मत करो कि आपने टेस्ट नहीं देना, आप फिर भी टेस्ट दो। हम आपको कंसिडर करेंगे आपके केसेस को, क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है। एट द सेम टाइम आप ये पीरियड उसके लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो कि आपने पूरा कोर्स सिंक कर लिया जाए, ताकि टेस्ट के बाद जितने भी लेक्चर्स हों वो आपके लिए टोटल सिंक्रोनाइज्ड रहे, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आए। तो इसलिए अभी बहुत ही सोच समझ के करना है। टेस्ट से आप लोग कोई स्किप मत करो, चाहे आपका प्रिपरेशन कैसा भी हो। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट से सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है। लेक्चर से, प्रैक्टिस से अगर मैं कहूँ कि X लर्निंग होती है, तो टेस्टिंग से 5X लर्निंग होती है। तो आपको समझ में आना है कि प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ लर्निंग सबसे ज़्यादा होती है टेस्टिंग में। तो डू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एंड डू गिव योर बेस्ट। परफॉर्मेंस के बारे में परेशान मत हो। अगर मैं आपको अपने 10th की 11th की जर्नी बताऊं तो हमारे शुरू के एग्जाम्स के स्कोर्स बहुत ही लो होते थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता था कि हम उस कोर्स से काफ़ी सीखते थे। आइए अब अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर में देखिए क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि ये लेक्चर नंबर 13 है और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को आगे लेके जाना है। जैसा कि मैंने कहा कि हमने सारे बेसिक ग्राफ की बात की थी, एक ग्राफ हमारा रह गया था। उस ग्राफ की पहले मैं बात कर लेता हूँ। अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, आप fx कह रहे हो क्या, y इज इक्वल टू fx विच इज 1/x। तो आप जब भी कोई फंक्शन देखते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो कि उसका डोमेन क्या है। और डोमेन का मतलब क्या होता है आप बताओ। डोमेन अगर आप बोलो तो आप कह सकते हो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx is real and defined। तो अब आप देखो कि क्या क्या वैल्यूज ऑफ x है जिसके लिए आपका fx रियल और डिफाइन होगा। तो डेफिनेटली x में आप कुछ भी नंबर डालोगे, y कुछ ना कुछ आउटपुट देगा एक्सेप्ट फॉर वन वैल्यू। आप x को जीरो नहीं डाल सकते। क्या नहीं कर सकते? x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बट x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज बट नॉट जीरो। तो आप क्या लिख सकते हो, इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। आपने 0 को ओपन ब्रैकेट में लिखा। बहुत सारे बच्चे सेम चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r -0। ये जो होता है इस कर्ली ब्रैकेट के साथ जो आता है ये सिंगलटन। इसमें आप जैसे अगर कोई स्पेसिफिक नंबर है, जैसे अगर मैं कहूँ ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ओनली a एंड ओनली b। तो आप इस बात को ध्यान में रखो। अगर मैं इसमें लिख दूं a b c, तो इसका मतलब होता है ओनली a ओनली b एंड ओनली c। ठीक है, तो इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो आपको डोमेन इस ग्राफ का पता चल चुका है। आइए इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं। पहले हम इनपुट्स आउटपुट के स्टोरी में, अगर मैं कहूँ x का
टेबल मैं इधर बना दूं और y का टेबल यहाँ बना दूं, y क्या है, y इज नथिंग बट 1/x। तो आइए पहले मैं ब्लैक से आपके x की वैल्यू डाल देता हूँ। लेट से x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी 1। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी हाफ। x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी 1/3। x की वैल्यू अगर 10 है तो y की वैल्यू क्या होगी 1/10। x की वैल्यू अगर 100 है तो y की वैल्यू क्या होगी 1/100। x की वैल्यू गूगोल है, y की वैल्यू क्या होगी 1/गूगोल। गूगोल क्या होता है, गूगोल इज बेसिकली द नेम गिवन फॉर 10 टू द पावर 100। इस नंबर को हम कहते हैं गूगोल। जो कंपनी है गूगल, गूगल एक्चुअली में गूगल की मिस स्पेलिंग से, मतलब देयर इज अ गुड स्टोरी बिहाइंड द नेम गूगल, बिकॉज व्हेन द फाउंडर ऑफ गूगल मिस्टर लैरी पेज एंड सर्जी ब्राइन, इन लोगों को एक ऐसा नाम खोज रहे थे गूगल के लिए सो दैट विच रिप्रेजेंट अ बिग ह्यूज नंबर। तो उन्होंने सबसे पहला जो नाम उनको पिक किया था वो था गूगल प्लेक्स। गूगल प्लेक्स गूगल से भी बड़ा नंबर होता है जिसको कहते हैं 10 टू द पावर गूगल। तो उन्होंने बेसिकली गूगल प्लेक्स को बोला कि चलो लेट्स स्टिक टू गूगल। और जब सर्जी ब्राइन ने गूगल को टाइप किया जस्ट टू चेक कि नाम हैज दिस नेम बीन टेकन बाय एनीवन सो कॉपीराइट इसे पेश होता हो, तो उन्होंने गलत स्पेलिंग डाल दिया गूगल का, उन्होंने गूगल डाल दिया। सो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द थिंग। तो हमें ये चीज पता चल रहा है, अभी देखिए ऑब्जर्व कीजिए क्या है कि x की वैल्यू जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, y की वैल्यू क्या हो रही है घटती जा रही है। y की वैल्यू घटती जा रही है और बहुत ही छोटी होती जा रही है। और आप जितनी भी बड़े नंबर ले लो, ट्रिलियन, गूगल, गूगल प्लेक्स, y की वैल्यू होगी 1/गूगल, 1/गूगल प्लेक्स। तो ये जो भी नंबर है ये बहुत ही छोटी नंबर है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, जीरो नहीं है, बट इट इज वेरी क्लोज टू जीरो। तो मुझे ये पता चल चुका है कि कहानी 1/1 पे इक्वल है, उसके बाद 2/3 में सीधे स्लोप डाउन हो रही है। अब सिमिलरली सेम चीज अगर हम उसके लिए देखें, लेट्स से 1 से छोटे के लिए देखें x, और यहाँ पे y डाल देते हैं और मैं x की वैल्यू अब लेता हूँ लेट्स से हाफ, और y क्या है 1/x, तो क्या हो जाएगा 2। और मैं 1/3 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 3। और अगर मैं 1/100 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 100। और मैं 1/गूगल लूंगा तो क्या हो जाएगा गूगल। तो क्या हो गया, आप x की वैल्यू जीरो के अप्रोच कर रहे हो तो y की वैल्यू शूट अप कर रही है, बहुत ज्यादा शूट अप कर रही है। देखिए 2, 300 सीधे शूट अप हो रही है अगर आप गौर से देखेंगे। तो आइए पहले इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। Just a sec. ठीक है, तो पहले हम ग्राफ को पॉजिटिव साइड में देखते हैं। तो अगर मैं ये आपका कह दूं कार्टेशियन प्लेन, x एक्सिस एंड y एक्सिस, एंड लेट्स से I'll use रेड कलर, तो आपको ये पता चल चुका है कि ये पॉइंट लेट से 1,1 है। ठीक है, दिस पॉइंट इज 1,1, आई कैन से दैट दोनों इक्वी डिस्टेंट है। सिमिलरली 2 पे क्या हो गया हाफ, 3 पे क्या हो गया 1/3, 4 पे क्या हो गया 1/4। ऐसे करके देख रहे होंगे तो ये कंप्लीट टच करता चला जाएगा, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर आपको याद होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैं ये कह सकता हूं दिस लाइन इज गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। याद होगा आपको, हमने इसके बारे में बात की थी जब हम वो बना रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये हो गया 1,1। उसके बाद जब आप हाफ पे x की वैल्यू जब हाफ है तो y की वैल्यू 2 हो रही है, x की वैल्यू 1/3 है तो y की वैल्यू 3 हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, राइट। सो ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू शूट अप कर रही है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो वर्टिकल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो आपको ये लग रहा है कि ये x एक्सिस को टच करेगा, लेकिन ये टच नहीं कर रहा है, टच नहीं
कि जाके इन्फिनिटी पे टच करेगा, लेकिन आप कह सकते हो इट इज नेवर गोइंग टू टच। और ये आपको लग रहा है कि वाई एक्सिस को टच करेगा एट समवेयर वेरी नियर, जब एक्स की जीरो वैल्यू हो जाएगी, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू टच। तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ है इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस इज द ग्राफ। अगर y इज इक्वल टू 1/x का मुझे ड्रॉ करना है, और ये x पॉजिटिव के लिए ड्रॉ हो गया है, राइट, ये रीजन। अब y इज इक्वल टू 1/x, डेफिनेटली x जीरो नहीं हो सकता है। जब x नेगेटिव होगा तो क्या होगा आपको पता है, आइए इसको देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे -1 डाल दूं तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 डाल दूं तो ये -हाफ, -3 -1/3, -10 -1/10, -100 -1/100। तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है, -1 -2 जैसे कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब इनपुट -1 है तो आउटपुट क्या है, -1। इनपुट जब -2 है तो आउटपुट है -हाफ। नाउ वी आर गेटिंग क्लोजर टू 0। इनपुट है -3, देन इट इज -1/3, देन -10, देन -1/10। तो वी आर गेटिंग क्लोजर टू एक्स एक्सिस, लेकिन कभी जीरो को टच नहीं करेंगे। एंड सिमिलरली अगर एक्स -हाफ है तो ये -2 -1/3 -3। तो ये क्या हो रहा है, ये एकदम नीचे की तरफ शूट करेगा। एट द सेम टाइम अगर आपसे कोई पूछता है कि एफ एक्स अगर 1/x है तो इसका f ऑफ -x क्या होगा, तो आप कह सकते हो f ऑफ -x गोइंग टू बी -1/x विच इज -fx। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इट इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लाइन। तो मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, लेट्स से। So this is going to be somewhat x plus y is equal to 0 लाइन। और मैं इसका मिरर इमेज ले सकता हूँ बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिक थिंग। तो अगर मैं ये करूँ तो आपको पता है कि -1 और 1 यहाँ पे कुछ होगा, -2 पे -हाफ पे -2 हो जाएगा, माइनस, तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा शूट डाउन करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगेन इट इज गोइंग टू बी बिहेव लाइक अ वर्टिकल एसिम्प्टोट। एंड सेम वे अगर आप इधर की तरफ आएंगे तो इट वुड बी समथिंग लाइक गोइंग समथिंग लाइक दिस, राइट। सो ये आप कह सकते हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। आप इसमें ये देख सकते हो कि फॉर पॉजिटिव वैल्यू x नेगेटिव हो गया है। आप कह सकते हो फॉर x पॉजिटिव वैल्यू के लिए आप क्या क्या कह सकते हो, अगर अल्फा पॉजिटिव है, बीटा पॉजिटिव है, और मैं कहूं अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो 1/अल्फा और 1/बीटा में कौन बड़ा होगा, तो आप कह सकते हो 1/बीटा। क्यों, क्योंकि देखिए कैसे, ये मान लीजिए अल्फा है, ये मान लीजिए बीटा है। सो दिस इज 1/अल्फा एंड दिस इज 1/बीटा, सो डेफिनेटली 1/अल्फा इज स्मॉलर देन 1/बीटा। तो आप कह सकते हो कि इनइक्वालिटी रिवर्स करेगा रेसिप्रोकल लेने में, प्रोवाइडेड पॉजिटिव है, जैसा कि हमने रूल ऑफ इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा अगर आपको याद होगा। एट द सेम टाइम आप ये देख सकते हो कि फॉर पॉजिटिव वैल्यू इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों डिक्रीजिंग है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आउटपुट घटता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0। अब डेफिनेटली x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 के बीच में एक बड़ा सा वर्टिकल एसिम्प्टोट है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि फॉर ऑल वैल्यूज इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, बट यू कैन से फॉर पॉजिटिव वैल्यू इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब उसके बाद आप नेगेटिव के लिए एनालाइज कर सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट अभी भी डिप डाउन हो रहा है, तो यहाँ के लिए भी ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप कह सकते हो कि इफ gamma is less than 0, delta is less than 0, and let's say gamma is smaller than delta, then 1 upon gamma would be greater than 1 upon delta। कैसे कह सकते हो, देखो, let's say this is your gamma, sorry, since delta is bigger, so let's call this as delta and this as gamma। So this is going to be your 1/delta and this is going to be your 1/gamma। तो आप देख रहे होगे कि ये 1/delta जो है 1/gamma से मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है, लेकिन नेगेटिव साइन है तो ये डाउन है, तो आप कह सकते हो 1/gamma इज डेफिनेटली बिगर देन 1/delta। तो आप साइन की इनइक्वालिटी, इस चीज को आप ध्यान रख सकते हो। तो जो हमने लर्न किया वो ये कि इफ अल्फा इज पॉजिटिव, बीटा इज पॉजिटिव, then sorry, if alpha is positive and beta is positive and alpha is greater than beta, then 1/alpha would be less than 1/beta। This is what you are going to do। Similarly, if
gamma is less than 0 and delta is less than 0, and let's say gamma is lesser than delta, then 1 by gamma would be greater than 1 by delta. So आप ये ध्यान में रखो, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो रेसिप्रोकल लेने से साइन रिवर्स हो जाता है. जो एक्सेप्शनल केस है वो मैं दिखा देता हूं. लेट्स से इफ आई से if p if p is positive, q is negative, and definitely p would be greater than q, and 1 अपॉन p और 1 बाई q में बताइए कौन बड़ा होगा. अभी भी 1 बाई p बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव. तो इस केस को आप कभी भी जनरलाइज मत करना. यू विल ऑलवेज टेक केयर कि either both the expression are positive or both expression are negative. If both expression are positive या both expression are negative, you can comfortably take the reciprocal. Now, building this idea, we now will try to build the graph of y is equal to tan x. अब y is equal to tan x ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो हमारा बेसिक स्टोरी होती है, हम एक सर्कल बना देंगे, यूनिट सर्कल. और लेट्स से आई ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन. आपको ये सब याद होगा, हमने साइन का ग्राफ बनाते वक्त भी ये सब किया था. लेट्स से आपका मैं ग्रीन से एंगल्स बना देता हूँ. लेट्स कॉल दिस एज पाई बाई 6, दिस एज पाई बाई 3, दिस एज. सो आप देख सकते हो, थोड़ा सा डायग्राम पे उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, सब रफ डायग्राम बन रहा है. I'll try to be little more accurate. कुछ ऐसा ले लो, फिर 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 कुछ ऐसा ले लो. Okay, so what I can do is I can write it as pi by 6 and this as pi by 3 and this as pi by 2. So pi by 3, pi by 6, 2 pi by 6, 3 pi by 6. I can call this as 2 pi by 3. I can call this as 5 pi by 6. I can call this as 6 pi. This is going to be 7 pi by 6. This is going to be 4 pi by 3. This is going to be 3 pi by 2. This is going to be 9 pi by 6 to 10 pi by 6. So this is going to be 5 pi by 3. And this is going to be 11 pi by 6. And this is 0 और 2 pi. तो ये कहानी आपको एंगल का पता है. आपको पता है कि tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. आपको ये बात पता है. आपको पता है tan 0 पे 0 होता है, tan पाई पे 0 होता है, tan 90 पे नॉट डिफाइंड होता है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है. ये ज्ञान आपको है. एट द सेम टाइम अगर आपको पता हो कि tan 30 पे क्या होता है 1 बाई रूट 3, tan 60 पे क्या होता है रूट 3, tan 2 पाई बाई 3 पे क्या होता है बताइए माइनस रूट 3, और यहाँ पे क्या होता है माइनस 1 बाई रूट 3. एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या होता है, दिस इज गोइंग टू बी 1 बाई रूट 3. दिस इज गोइंग टू बी so if you can say tan 180 plus 30, that is going to be tan 50. So this is going to be root 3, and then what this is going to be minus root 3, then this is going to be minus 1 by root 3, and then again 0. So what you can see is 0 से 90 में tan x increase कर रहा है. आप यहाँ पे देखोगे 89 डिग्री, 89.9 डिग्री और 89.99 डिग्री तक ये कहानी एकदम शूट अप करती है, कुछ इन्फिनिटी तक जाती है. कहानी शूट अप करके आप देखोगे इट इज गोइंग ह्यूज लार्ज, एकदम शूट अप करेगा, लेकिन 90 पे अचानक से नॉट डिफाइंड हो जाएगा. फिर आप देखोगे कि 90.1 पे फिर से ये शूट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन निगेटिव साइड से आता हुआ आएगा. आपको निगेटिव इन्फिनिटी से शूट अप होता हुआ आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan x क्या है नेगेटिव, तो निगेटिव इन्फिनिटी से शूट अप होता हुआ आएगा. आप देखोगे 120 डिग्री पे माइनस रूट 3 होगा, फिर माइनस 1 बाई रूट 3, और फिर 0 को हिट करेगा. शूट अप करते हुए 0 को हिट करेगा, फिर ये इंक्रीज करेगा
और 90 पे फिर से शूट अप करेगा। तो हमें इतना पता चल चुका है कि π/2 और 3π/2 पे एसिम्पटोट बनाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीटली इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि स्टोरी यहाँ पे ब्रेक मिलेगा। आप कह सकते हो 0 से π/2 तक इंक्रीजिंग है, यहाँ पे स्टोरी ब्रेक की, यहाँ से नेगेटिव से शुरू हुआ है, नेगेटिव से, लेकिन अभी भी इंक्रीज ही कर रहा है क्योंकि नेगेटिव से 0 की तरफ जा रहा है। तो यू से कि इवन 90 से जो 180 की जर्नी है वो इंक्रीजिंग है, और 0 से 3 से 3π/2 की भी जर्नी इंक्रीजिंग है। तो आप देखोगे कि ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है लेकिन ब्रेक कर रहा है। जैसा कि y इक्वल टू 1/x में देखा था, ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग है लेकिन ब्रेक कर रहा है। तो हम थ्रू आउट इंक्रीजिंग नहीं कह सकते, ओनली वी कैन से इन अ कंटिन्यूअस पार्ट, कि जहां जहां फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पर्टिकुलर पोर्शन में जहां पे कंटिन्यूटी कंप्लीट है वहां पे हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। तो आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मैं ये आपका बना लेता हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, और लेट्स से आई विल यूज विद अ गोल्डन कलर द ऐसे अब मुझे y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना है। अब आपको पता है y इज इक्वल टू tan x है आपका। तो y इज इक्वल टू tan x को अगर आप देखोगे तो आप होगा sin x अपॉन cos x। क्या है? sin x अपॉन cos x, जिसमें आपको पता है कि डिनोमिनेटर को आप 0 नहीं होने देंगे, तो मतलब cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आप बताओ cos x 0 कहाँ पे होता है? अगर मैं इसी ग्राफ की बात करूं, और बोलूं कि cos x 0 कहाँ होता है, तो बताइए कैसे आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। आपको सबको पता होगा cos x, तो मैं ग्रीन कलर से cos x का ग्राफ बना देता हूँ। तो आपको पता है cos x 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, 180 पे -1 होता है, 270 पे 0 होता है, 360 पे अगेन 1 होता है। तो आपको पता है कि ग्राफ आपका कुछ ऐसा होता है cos x का, राइट। और आपको पता है ये साइकिल रिपीट करता है, तो इट गोज समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका जो ग्राफ है, ये जो आपका ग्राफ है, पार्डन द स्केच, तो ये जो आपका ग्राफ बन रहा है y इज इक्वल टू cos x का, इसमें बताइए कि cos x 0 कहाँ हो रहा है? जहाँ पे x एक्सिस हिट करेगा, x एक्सिस यहाँ हिट कर रहा है, 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 x एक्सिस यहाँ हिट कर रहा है। गौर से देखिए x एक्सिस कहाँ हिट कर रहा है? π/2 पे हिट कर रहा है, 3π/2 पे हिट कर रहा है, 5π/2 पे हिट कर रहा है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे हिट कर रहा है? -π/2 पे हिट कर रहा है, -3π/2 पे हिट कर रहा है, -5π/2 पे हिट कर रहा है। तो गौर से देखिए हिट कहाँ पे हो रहा है? -5 इंटू π/2, -3 इंटू π/2, -1 इंटू π/2, 1 इंटू π/2, 3 इंटू π/2, 5 इंटू π/2। तो आप क्या देख रहे हो? दिस इज 1 3 5, -1 -3 -5। what are these numbers? These are odd numbers, these are odd integers. So you can say 2n plus 1 into π/2 पे, where n is integer, जिसको मैं लिख सकता हूँ n belongs to z। z बेसिकली डिनोट किया जाता है कैपिटल Z एज ए सेट ऑफ इंटीजर। तो आप कह सकते हो 2n plus 1 π/2 पे आपका जो y इज इक्वल टू tan x का जो cos x है वो 0 हो रहा है, मतलब आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो आप कह सकते हो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 इज नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेन। तो अगर आपको लेट्स से अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डोमेन फिर क्या होगा, तो आप कह सकते हो, आई एम जस्ट रिमूविंग दिस, आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 इंटू π/2। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1/2 है। आपने अभी देखा कि रेंज इसका क्या है? रेंज इसका आपने देखा था 0 से इन्फिनिटी भी शूट कर रहा था और माइनस इन्फिनिटी से 0 आ रहा था, और 0 भी एक्सेप्टेबल है। तो आप कह सकते हैं रेंज इज y बिलोंग्स टू r। उसके अलावा जो आपने देखा है कि ये फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन है। क्या है ये ऑड फंक्शन है। क्यों आप कह सकते हैं ऑड फंक्शन? बिकॉज tan ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan x, राइट। सो आई कैन से f ऑफ माइनस एक्स इज
माइनस एफ एक्स। तो मैं कह सकता हूँ दिस इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मतलब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, जिसका मतलब है सिमेट्रिक अबाउट एक्स प्लस वाई इक्वल्स जीरो, राइट। तो हमने ये चीज पता चली कि इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, इसका ऑड है या इवन है। एट द सेम टाइम इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। इसके जो पीरियड हैं वो आप अगर गौर से देखें, tan ऑफ पाई प्लस एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू tan एक्स। आप ये आइडेंटिटी आपको अगर याद है तो आपको पता होगी, क्योंकि आप किसी भी जो हम अगर आप देखें कि tan पाई प्लस एक्स है, तो अगर आपको x अगर एक एक्यूट एंगल है तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो जो पाई प्लस एक्स होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो डेफिनेटली दिस गोइंग टू बी प्लस। और पाई मतलब क्या है, 2 इंटू पाई बाई टू, सो यू कैन से tan पाई प्लस एक्स इज tan एक्स। तो आप कहते हो इसका पीरियड जो होता है वो होता है पाई। आप कह सकते हो इसका पीरियड क्या है, पाई। नॉर्मली साइन एक्स और कॉस एक्स का पीरियड क्या था, 2 पाई। ये साइकिल रिपीट करता है पाई पे, जैसा कि आप देख रहे थे। यहाँ पे ये पॉजिटिव था, यहाँ पे ये नेगेटिव था, फिर ये पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। तो 0 से पाई तक जाते जाते ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गया, फिर पाई से 2 पाई में फिर से पॉजिटिव नेगेटिव हुआ। तो पैटर्न सेम डिफरेंट। जैसे अगर आप साइन एक्स कॉस एक्स का देखेंगे तो साइन एक्स वॉज पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो 2 पाई पे पूरा रिपीट होता था। tan एक्स पाई पे ही पूरी रिपीट कर रही है। आइए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर इसका ग्राफ हम बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा होगा। पहले मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये आपका ग्राफ, ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन। आपको जैसा कि पता है कि आपका डोमेन क्या है, आपका डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू इज अ पॉइंट वेयर ग्राफ का एसिम्पटोट एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं देखिए पहले एसिम्पटोट बना लेता हूँ। तो लेट से मैं पाई बाई टू कह रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे है, ये पाई बाई टू हो गया। फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे 3 पाई बाई टू है, 3 पाई बाई टू हो गया। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कहीं पे माइनस पाई बाई टू है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ माइनस 3 पाई बाई टू, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे एसिम्पटोट्स हो रहे हैं, मतलब जहाँ पे ग्राफ आपकी शूट अप करेगी। आपको पता है कि अगर मैं मार्क कर लूँ तो मैं इसे कहूँगा 0, इसे कहूँगा पाई बाई टू, ये कहेंगा पाई, ये कहूँगा 3 पाई बाई टू, और ये कहूँगा 2 पाई। 2 पाई तक ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद आपको ऑलरेडी पता है कि क्या हैंडल करना है। आपने देखा था कि 0 पे क्या था, 0, tan 30 पे था 1/√3, tan 60 पे था √3। तो आपने देखा था कि ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और सीधे 90 से जैसे आप क्लोज जाते हो वर्टिकल एसिम्पटोट आता है, वो शूट अप करता है। सिमिलरली जैसे आप 90 क्रॉस करते हो नेगेटिव से शूट अप होते हुए आता है और कुछ यहाँ पे आता है। और फिर आप पाई से आगे बढ़ते हो, अगेन यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट व्हिच मींस यू आर अ पॉजिटिव गाय, सो इट गोज समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। सो इट गोज समथिंग लाइक दिस, राइट। आपको लगेगा कि ये टच कर रहा है, लेकिन ये टच नहीं करता है। आपको पता है हम लोग अभी क्वालिटेटिव ग्राफ बना रहे हैं। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और ये माइनस इन्फिनिटी को टच करता हुआ आता है और यहाँ पे ये चीज हो जाती है। तो आपको पता है कि कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप ये 2 पाई तक हमने बना दिया है, तो साइकिल रिपीट करेगी। तो साइकिल रिपीट के लिए मैं रेड यूज कर लेता हूँ। तो आप जानते हैं कि ये फंक्शन ऑड है, तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ये आप ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकते थे ड्यू टू ऑड फंक्शन। और ये आगे की तरफ जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली ये पॉइंट ऐसे आएगा और अगेन इसको ऐसे करके टच करता हुआ चला जाएगा। दिस पॉइंट, दिस इज माइनस पाई बाई टू, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस पाई एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस 3 पाई बाई टू। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan x। अब बड़े आराम से कह सकते हैं इसका रेंज है y बिलोंग्स टू r। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, आपने ऑलरेडी बता रखा है ये ऑड फंक्शन है। उसके बाद अगर पीरियड की बात करूं तो ये पॉइंट दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इन दोनों के बीच में अगर गैप की बात करूं तो गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप है पाई। कोई भी पॉइंट पकड़िए, ये पॉइंट है, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप पाई है। तो आप कह सकते हैं पीरियड इज पाई, ओके। उसके अलावा आप कह सकते हैं जहां जहां ये कंटिन्यूटी में है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बात की जाए तो यस इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू की बात की जाए, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। Of course, it is a periodic function, so you are going to call it a many one function. So I hope now you know what exactly is tan x.
फिर भी मैं एक अच्छे से ग्राफ दिखा देता हूँ जहाँ पे आपको क्लैरिटी हो. दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to tan x. If you look, this is your asymptote. These are your asymptote, and you can take a screenshot and you can see that how the shape of the graph looks like. So I'm sure आपको इतनी चीज़ें पता चल गई. इसको मैंने थोड़ा देखिए, अभी मैंने इसको थोड़ा जूम आउट किया था जिसकी वजह से स्प्रेड लग रहा था, क्योंकि मैंने x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को दूर दूर रखा था. अब देखिए मैंने और बड़े को लिया तो ग्राफ श्रिंक इन किया, तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ क्लोजनेस किस तरीके से टाइटली पैक्ड हो गया. तो इस तरीके से आप y इक्वल टू tan x का कर सकते हैं. ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं फॉर बेटर एनालिसिस, और एट द सेम टाइम आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं टू चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 89 डिग्री, tan 89.9, tan 89.99, tan 89.999, और ठीक tan 90.01, tan 90.001, tan 90.1. सो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हाउ द ग्राफ इज behaving, so you will have a good idea. Now after y is equal to tan x, my next graph which we are going to cover is y is equal to cosec x. तो again y is equal to cosec x आपको पहले समझ लेना चाहिए. y is equal to cosec x हम समझते हैं. y is equal to cosec x की अगर मैं बात करूं, just one second before cosec I would like to talk about one very important inequality. आपको एक चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है. आपने ऑलरेडी y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ बनाया है और y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ बनाया है, और एक और ग्राफ आपने बनाया था y इज इक्वल टू x. इन तीनों के बीच एक बहुत ही अमेजिंग इनइक्वालिटी रिजल्ट है, वो देखते हैं वो क्या है. अगर x 0 से π/2 के बीच में, देखिए ये ओपन है, मैंने इसको ओपन रखा है. x अगर 0 से π/2 के बीच में है तो आप कह सकते हो x is in radian, आप ये इनइक्वालिटी कह सकते हो कि tan x would be strictly greater than x and x would be strictly greater than sin x. Now the question is how this inequality is coming out, and this is true for when x lies between 0 to π/2. This story is valid for when x belongs to 0 से π/2. Now this is a very important inequality result which you need to remember. Now अब ये रिजल्ट आ कैसे रहा है उसकी बात हम करेंगे. What is the proof of this result? तो इसको प्रूफ देखते हैं. सबसे पहले मैं एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करूंगा. क्या ड्रॉ करूंगा? एक यूनिट सर्कल. तो मैंने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया रेड कलर से. एवरीबडी नो व्हाट इज अ यूनिट सर्कल? आई एम श्योर आपको पता है यूनिट सर्कल क्या होता है. क्या होता है यूनिट सर्कल? बताइए. जिसकी रेडियस 1 हो. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सेंटर एंड अ रेडियस. तो मैंने एक रेडियस और सेंटर बना लिया, राइट. तो इसको आप कह सकते हो दिस इज योर सेंटर एंड रेडियस. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ tangent. आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ tangent. ग्रीन कलर से हम tangent बना लेते हैं, लेट्स से. तो मैंने tangent कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है. थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं. तो ये मेरा हो गया tangent. ओके, सो मैं इस ब्लैक से मार्क की, इसको मैंने कहा ओरिजिन, इसको कहा मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओपी, राइट. उसके बाद ये जो टेंजेंट है ये आगे ऐसे जा रहा है, राइट. पी पॉइंट पे आपको पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. दिस मच यू नो. ओके, नाउ अब मैंने क्या किया? अब मैंने ब्लू कलर से एक रेडियस बना दिया, ठीक है. मैंने एक रेडियस खींच दिया. अब आप गौर से देखो, गौर से देखो क्या हुआ. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले मैं मेंशन कर देता हूं. यहाँ पे देखो ये जो टेंजेंट को टच किया है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज Q, और यहाँ पे जो सर्कल को कट किया लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट एज R, ठीक है. और ये जो मैंने 90 डिग्री शो किया इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ. दो दिस इज 90 डिग्री आपको पता है, सो डोंट नीड टू. अब मैं क्या करूँगा? अब आप गौर से देखिए. अब ना मैं ये R और P को कनेक्ट करूँगा इस गोल्डन लाइन से. इस गोल्डन लाइन से मैंने ये कनेक्ट कर दिया. इफ यू कैन लुक हियर. अब मुझे ये बताइए आप कि आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा,
दैट ट्रायंगल इज एंगल। अच्छा एक चीज मैंने बताना भूल गया, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल इज एक्स। अच्छा अब देखिए अब क्या है, मैंने येलो कलर से इसको शेड कर दिया, येलो कलर से इसको शेड कर दिया। नाउ इफ यू लुक हियर, दिस येलो ट्रायंगल, राइट, सो यू सी दिस इज एन येलो ट्रायंगल जिसको मैंने शेड कर दिया। आपको क्लियरली दिख रहा है? अब देखो, आई विल टेक लिटिल डार्क कलर एंड आई विल से दिस कलर। मैंने इस आर्क को, ये जो सेक्टर है, इसका जो सेगमेंट है, इसको पिंक कलर से कलर कर दिया, राइट। और फिर जो बाहर का जो पोर्शन रह गया उसको मैंने ब्लू कलर से कलर कर दिया, तो ये मेरा ब्लू कलर से कलर हो गया, राइट। तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये जो ट्रायंगल है, ये जो तीन ज्योमेट्रिकल फिगर आपको इस सर्कल में दिख रहा है, उसमें आपको देख रहा है एक येलो ट्रायंगल है, उसके बाद एक येलो प्लस पिंक का आर्क है, और एक ब्लू कलर ऐड कर दो तो एक और ट्रायंगल है। अब मुझे बताओ, लेट्स डू सम मार्किंग। आई कैन कॉल दिस एज 1 यूनिट, राइट। OR इज 1 यूनिट, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि इसका लेंथ क्या है, आपसे अगर मैं पूछूं इसका लेंथ क्या है, तो आप बताओ क्या बताओगे? बताओ इसका लेंथ मैं पूछूंगा तो। आप देख रहे हो ये ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ, जिसमें ये ट्रायंगल 90 डिग्री पे आपको दिख रहा है। बेस 1 है, बेस एंगल x है, तो मैं ये कह सकता हूं दिस इज tan x। क्या कह सकता हूं इसे मैं? tan x। आपको इतनी ट्रिग्नोमेट्री हमने ऑलरेडी काफी कर ली है, तो इतनी तो आपको आनी चाहिए, राइट। सो आई कैन कॉल दिस PQ एज tan x। एट द सेम टाइम मैं R से एक परपेंडिकुलर गिराना चाह रहा हूं, गिरा दिया। नाउ इफ यू फोकस, दिस इज OR इज 1, दिस इज हाइपोटेन्यूस, और ये एंगल बेस x है, तो ये हाइट बताइए क्या होगा? अगर मैं इसे RM कहूं तो RM की साइन OM क्या हो जाएगा? OM हो जाएगा cos x, और ये क्या हो जाएगा? sin x। तो आपको ये भी पता चल गया कि RM है sin x। तो अगर आप येलो ट्रायंगल देखो तो येलो ट्रायंगल का बेस है OP और हाइट है sin x। अगर आप पूरी बड़ी ट्रायंगल को देखो तो आप कह सकते हो इस ट्रायंगल का बेस है 1 यूनिट और हाइट है tan x, और बीच में आपका चॉप्ड क्या है? बीच में आपका एक सेक्टर चॉप्ड है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ triangle OPR, area of triangle OPR is less than area of sector OPR is less than area of triangle OPQ। मैं ये इनइक्वालिटी कह सकता हूं क्योंकि विजुअल है, वेयर x इज बिटवीन 0 से 90 डिग्री। आपको ये बात पता चल गई कि आपकी एंगल जो है रेडियन में यहां तक है। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR क्या है? बेस 1 है और हाइट sin x है, तो मैं कह सकता हूं हाफ इंटू 1 इंटू साइन एक्स, राइट। उसके बाद मैं आपसे पूछ सकता हूं कि व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है हाफ R स्क्वायर थीटा होता है, वेयर थीटा इज एंगल इन रेडियन। तो आप कह सकते हो हाफ इंटू एक्स, तो मैं यहां पे लिख दूंगा हाफ इंटू वन इंटू एक्स। सेम वे आप कह सकते हो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। तो आपको पता है बेस है 1 और हाइट है tan x, तो आप कह सकते हो हाफ इंटू 1 इंटू tan x। तो आप ये कह सकते हो कि sin x बाई 2 इज लेस देन x बाई 2 इज लेस देन tan x बाई 2। अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो व्हाट विल द इक्वालिटी विच यू विल गेट, विच आई एम बिन टॉकिंग, you can say sin x is less than x is less than tan x when x lies between 0 से pi by 2. So this is a very important inequality
यू हैव टू रिमेंबर दिस इनइक्वालिटी, राइट? आई होप आपको ये समझ में आया। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो देखिए ग्राफ कैसा होगा। तो अगर आप देख सकते हो tan x और sin x के ग्राफ देख सकते हो, दिस इज योर tan x, दिस इज योर sin x, तो डेफिनेटली tan x sin x से ऊपर की तरफ शूट हो रहा है एंड यू नीड अ माइक्रोस्कोप टू, तो आप डेस्मोस ग्राफ पे जा सकते हो। सी दिस इज बेसिकली अ कैलकुलेटर ग्राफ, आप गूगल करोगे डेस्मोस ग्राफ मिल जाएगा, बट डू नॉट ऑलवेज यूज इट, जस्ट फॉर योर एनालिसिस एंड ऑल यू कैन यूज दिस ग्राफ। तो आप डेस्मोस पे जाके आप डालो y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल टू sin x, और उसको जूम आउट करोगे तो यू विल सी देयर इज अ सेपरेशन एंड यू कैन क्लियरली सी दैट tan x इज ग्रेटर देन sin x। क्लोजली देखोगे तो कुछ ऐसा होगा। तो अगर मैं इन तीनों चीजों को एक ग्राफ में बना दूं तो कैसा बनेगा ग्राफ, देखिए। मैं पहले y इज इक्वल टू x लाइन बना देता हूं ब्लू से एक पतला सा लाइन ड्रॉ कर देता हूं, दैट इज y इज इक्वल टू x, कुछ ऐसा। तो आप देख रहे हो दिस इज योर y इज इक्वल टू x लाइन। अब मैं पतला पॉइंट लेके आपका sin x बना देता हूं, sin x कुछ ऐसा होगा, जस्ट अ सेक, sin x आपका कुछ ऐसा होगा। अब डेस्मोस पे भी देख सकते हो, तो आपका sin x कुछ ऐसा लगेगा। आप इसको यहाँ पे भी ला सकते हो। सो अगर नीचे लाओगे तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। आपको पता है कि sin x जीरो पे ये कट करेगा, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा। एट द सेम टाइम मैं ब्लैक पेन से बना देता हूँ आपका tan x, tan x वुड बी समथिंग लाइक दिस एंड दिस। अगेन ये इसका जो एसिम्प्टोट है आपको पता है, मैं गोल्डन कलर से इसका एसिम्प्टोट बना देता हूँ। सो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो 0 से π/2 के बीच में कहानी इस तरीके की आप देख सकते हैं कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। So this is the graph where you can say, okay, graphical view, you can say that, okay, for x between 0 से π/2, what you can say that sin x is less than x is less than tan x. Always remember x is in radian. Don't forget that. Don't say कि 90 degrees bigger than sin x. So always remember that x is in radian. So always talk about 0 से π/2 की बीच की कहानी. Okay. So I'm close. We'll have another lecture where we'll be finishing our sec x, cosec x, and cot x, which is a very small thing, and we'll then straight away go into the trigonometric equations and inequations. So I'm winding this lecture right now, and what I have asked you already for your exams, you have to be very serious. Those who are facing any problem, they can call me, contact me. I would love to help you. I would love to receive your call and help you out. At the same time, if you guys feel that let's say there are 5-6 concepts where you are getting stuck, or let's say 5-6 problems where you're getting stuck. So what you can do is you can write me on my email. You can see the email is ranaogps@gmail.com. You can simply write me there that these are the areas where you are facing problem. So if you write me and if you give me together all your queries, then I'll have one more session with you where I'll just be talking about all the doubts being asked. So if you need your doubts to be cleared, please write us, communicate us through WhatsApp, through email, write to your mentors and do send us. We'll definitely have a separate session for your doubt class. We will have a separate doubt room where I'll be taking care of whatever issues you are facing while trying to learn. Online learning has strong advantages and some of the very strong disadvantages as well. What you need is behavior. So it's basically a behavioral science. If you are like because the advantage, if you ask me what's the advantage of online, because you are exposed to such a good content and at your own pace, at your own convenience. But it comes with some disadvantage that you are not able to prioritize, you are getting distracted. At the same time, your screen time also increases, which is not a very good thing. So kahin na kahin aapko, so I'll have one orientation where I'll be talking about how to get the best out of online education. Okay bache log, so hope to see you very very soon. At the same time, I'll be keeping the number of lectures for this week very low so that you have sufficient time to prepare for your test. Okay, bye bye, take care, all the best.